यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 ये दो ब्लॉक्स तो हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 1 के साथ 2 ब्लॉक, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रिंग नंबर 1 जो इस फिक्स पुली से पास हो रही है, ये कनेक्टेड है सेंटर ऑफ द मूवेबल पुली से, और यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग आप देख सकते हो ये फिक्स एंड है, और इसका स्ट्रिंग का अदर एंड ये ब्लॉक नंबर 2 से कनेक्टेड है। सपोज ब्लॉक नंबर 2 नीचे जा रहा है और ब्लॉक नंबर 1 सर्टेनली फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग यही सेगमेंट मेथड यूज करेंगे। ये हमारे पास एक सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की, दिस इज द लेवल ऑफ द ब्लॉक 1। किसी टाइम सपोज बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, राइट, सपोज x1। फिर पुली का सेंटर के बारे में देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे कम होगी उतनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज भी होगी। दैट मीन्स जितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक नंबर 1 का होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक नंबर 2 का होगा नीचे की तरफ। तो ये हम लोग लिख सकते हैं x1 और यहाँ पे भी x1। ओके, अब स्ट्रिंग नंबर 2 को कंसीडर करो, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है जो पेन का मूवमेंट आप देख रहे हो, राइट, और ये फिक्स एंड है। फिक्स एंड है दैट मीन्स इट विल नॉट मूव, राइट। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे पिछले केस में देखा था, मैंने दोनों साइड ऑफ पुली को दो सेगमेंट में, 2 सेगमेंट में डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर दूं सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 2 में। तो मैंने ओवरऑल स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे भी इस स्ट्रिंग की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम लोग अगर यहाँ देखें तो ये फिक्स एंड है, 0 डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट। अब यहाँ पे देखें इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हम लोग ले लें x2, नीचे जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। हम लोग यहाँ पे सेगमेंट लेंथ का चेंज कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो ये लेंथ कम होगी क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये फिक्स है, तो यू कैन ऑब्जर्व अगर ये नीचे जा रहा है, ये फिक्स है, सर्टेनली ये सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे कम होगी। कितनी कम हो जाएगी? -x1। इनफैक्ट हम लोग कहेंगे चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज -x1। जो कम हो रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सिमिलरली सेगमेंट नंबर 2 के बारे में बात करें, यहाँ पे सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो कि ये जो एंड है इस सेगमेंट का, इस पॉइंट पे ये नीचे जा रहा है। कितना जा रहा है? x1। अगर ये इनटू द सेगमेंट है, इनटू द लेंथ है, लेंथ की तरफ है, तो ये लेंथ कम करेगा। और ये देख सकते हो ये नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ाने की टेंडेंसी में, इंक्रीज करने की टेंडेंसी में है। तो इस केस में सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज होगी और यहाँ पे सेगमेंट की लेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन हमें नेट चेंज इन द सेगमेंट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन द सेगमेंट लेंथ हियर शुड बी इक्वल टू -x1 + x2। जो डिक्रीज करे उसके साथ नेगेटिव साइन, जो इंक्रीज करे उसे पॉजिटिव साइन के साथ। अब हमने यहाँ पे सेगमेंट का जो भी चेंज है वो लिख लिया। अब हमें मालूम है कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप मस्ट बी 0, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ द रोप तो कांस्टेंट है, तो जो भी चेंज इन द लेंथ होगा वो भी हमारे पास 0 होगा। तो अब हमें समेशन करना होगा। समेशन हमें यहाँ पे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों में जो भी चेंज आया था सम करना होगा। दैट इज -x1 + -x1 + x2, दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग इसे रीअरेंज कर लें तो वैल्यू आएगी x2 - 2x1 = 0। रीअरेंज फर्दर करें तो हमारे पास आ जाएगा x2 = 2x1। अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी v2 = 2v1, और फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा a2 = 2a1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलेरेशन। ओके, अब यहाँ पे एक सिचुएशन और लेते हैं। ये देख सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ 2 ब्लॉक्स नाउ वी हैव 3 ब्लॉक्स, 1 2 3। 3 ब्लॉक है हमारे पास, और यहाँ पे सपोज ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन इसका है a1, इसका एक्सेलेरेशन a2 और इसका एक्सेलेरेशन a3 है।
याद रहे ये एक्सलेशंस हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिए हुए हैं। अगर हम लोग पुली के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो हम लोग एरो इस तरह से नहीं बना सकते थे। अगर ये ऊपर जाता तो ये एरो नीचे जाता, अगर ये एरो ऊपर इस पुली के रिस्पेक्ट में होता तो सर्टेनली ये ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो हमने एरो यहाँ पे डाउनवर्ड बनाए हुए हैं। ओके, अब जो मेथड हमने प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया था यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। डायग्राम प्लेस कर देते हैं। ये सपोज लेवल है इसका 1 और यहाँ पे सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 किसी ड्यूरेशन में। आप देख सकते हो अब ये स्ट्रिंग डायरेक्टली इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो जितना ये ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा पुली का सेंटर नीचे जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी x1 एंड x1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 2 और 3 के बारे में देखते हैं। सपोज 2 का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डायरेक्शन बनाई थी नीचे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, और 3 का डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड। और यहाँ पे भी एक काम करेंगे कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको भी हम लोग 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट x2 और इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज मैंने x3 लिया। अब ये सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 हो गया। मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट नंबर 1 की लेंथ का चेंज हम लोग कैलकुलेट करें। सबसे पहले सेगमेंट नंबर 1 को कंसीडर करें। आप अगर यहाँ पे देखते हो सेगमेंट नंबर 1 का ये वाला एंड जहाँ पे मैंने पेन का टिप रखा हुआ है, इट इज मूविंग डाउन, दैट इज इनटू द लेंथ, लेंथ की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा लेंथ। और ये देख सकते हो कि ये लेंथ से अवे जा रहा है, इनटू द लेंथ से अब होने के बजाय अवे फ्रॉम द लेंथ है, तो ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -x1 + x2, तो ये चेंज हो गया, राइट। अब सेगमेंट नंबर 2 को कंसीडर करते हैं। सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो इनटू द लेंथ है, नीचे की तरफ है, ये लेंथ को कम करने की टेंडेंसी रख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये लेंथ इंक्रीज करने की टेंडेंसी कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन द लेंथ हमारे पास हो जाएगा -x1 + x3, राइट। अब वही लॉजिक जो हमने प्रीवियस डिस्कशन में यूज किया था यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे कहेंगे टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट, दैट मींस टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप शुड बी 0। तो डायग्राम रख लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब सभी सेगमेंट की जो चेंज था उनका सम कर दें। कितना कितना था, ये था हमारे पास -x1 + x2 और ये था -x1 + x3, यहाँ रख देते हैं, राइट। रीअरेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -x1 -2x1 और ये x2 + x3 ऐड हो गया। फर्दर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 = x2 + x3। ओके, अब अगर हम लोग इसको फर्दर रीअरेंज करें तो आ जाएगा x1 = x2 + x3 / 2। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही रिलेशन वेलोसिटी का और वही सेम रिलेशन एक्सलेशन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v1 = v2 + v3 / 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं a1 = a2 + a3 / 2। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया एक्सलेशन का। ओके, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सपोज एक मेरे पास मूवेबल पुली है, ये, राइट। मूवेबल पुली के बजाय इसको हमारे लिए कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक किसी भी पुली सिस्टम का पार्ट है। जैसे जहाँ पे मेरा पेन मूव कर रहा है, सपोज मैं उतने पार्ट को फोकस कर रहा हूँ, इतने पार्ट को। तो आप देख सकते हो कि इस मूवेबल पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है और यहाँ 2 स्ट्रिंग है, तो मैंने ये बना लिया। ओके, अब ये पॉइंट 1 है जो मूव कर रहा है। सपोज ये पॉइंट 1 मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट में x1। ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 सपोज मूव कर रहा है हमारे पास x2। पॉइंट 3 सपोज ये है और ये मूव कर रहा है x3। ओके,
अब मैंने यहाँ पे इसका किसी भी इंस्टेंट में लेबल बना दिया, हॉरिजॉन्टल लेबल बना दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, पुली के सेंटर से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग दो सेगमेंट में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द पुली और राइट साइड ऑफ द पुली। और यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द पुली में सपोज किसी टाइम में अगर ये पॉइंट अगर x1 मूव कर रहा है और ये पॉइंट डायरेक्टली सेंटर ऑफ द पुली से कनेक्टेड है, तो ये लाइन का पॉइंट जो होगा, जो यहाँ पे देख रहे हो टच कर रहा है, ये भी x1 मूव करेगा और सिमिलरली ये पॉइंट होगा, ये भी x1 मूव करेगा। नाउ सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, दो सेगमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट 1 का चेंज निकालें। सेगमेंट 1 का चेंज कितना हो जाएगा, ये इनटू द लेंथ है, लेंथ कम करने की टेंडेंसी रख रहा है, जो इनटू द लेंथ हो वो नेगेटिव साइन के साथ, तो इसमें यहाँ पे चेंज देगा -x1 और यहाँ पे चेंज देगा +x2, तो ये हमारे पास हो गया -x1 +x2। सिमिलरली हम लोग सेगमेंट नंबर 2 देख लें। सेगमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हो ये इनटू द सेगमेंट है, तो -x1, ये अवे फ्रॉम द सेगमेंट है, तो +x3, -x1 +x3 लिखेंगे, ये चेंज इन द सेगमेंट लेंथ। ओके, अब हमें मालूम है कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 0, तो जो भी हमारे पास सेगमेंट की चेंजेस हुई हैं लेंथ, उनका समेशन भी 0 होगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, राइट, रीअरेंज कर लें, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा -2x1 + x2 + x3 = 0, राइट। फर्दर रीअरेंज करें तो 2x1 = x2 + x3 आएगा, तो x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप अगर इसे ध्यान से देखो तो x1 हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द पुली का डिस्प्लेसमेंट, x2 क्या है, पुली के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग का एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट, और x3 है पुली के राइट साइड में स्ट्रिंग के एंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ द पुली का डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड है। ओके, तो अब इस फाइंडिंग को हम लोग अलग लिख लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ द पुली इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड, that is x1 = x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी के लिए भी यही रिलेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे v1 = v2 + v3 डिवाइडेड बाई 2, राइट, इस रिलेशन को लिख देते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी सेम रिलेशन होगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a1 + a2, a1 = a2 + a3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। ओके, अब एक सिंपल सिचुएशन और भी देखते हैं। सपोज इस एंड की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, 1 x1, यहाँ पे x2 डाउनवर्ड, राइट, और यहाँ पे अब इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले लेते हैं x3। अब यहाँ पे हम लोगों ने भी प्रूव किया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली इज एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड। यहाँ पे देख सकते थे अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो इसको भी इसके डिस्प्लेसमेंट को और इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो x3 है इसके डायरेक्शन द मोशन के अपोजिट है, तो जो हमारे पास एवरेज का रिलेशन आया हुआ है उसमें x3 को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 = x2 - x3 डिवाइडेड बाई 2, और सेम रिलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली v1 = v2 - v3 डिवाइडेड बाई 2, राइट, और सेम रिलेशन हमारे पास एप्लीकेबल होगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली, दैट इज a1 = a2 - a3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर दूं, सपोज जो एंड 3 है उसको मैं फिक्स कर देता हूं, यहाँ पे फिक्स एंड है, दैट मीन्स इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एंड 1, सपोज ये x1 डाउनवर्ड, राइट, और ये पॉइंट हमारे पास है x2 डाउनवर्ड, और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि सेंटर ऑफ पुली डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज ऑफ द
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड, लेकिन थर्ड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली इन दिस केस शुड बी इक्वल टू x1 equal to x2 plus 0 divided by 2, that is x2 divided by 2. Similar relation is applicable for the velocity. Velocity of the center of pulley should be equal to v1 equal to v2 plus 0 divided by 2, that is equal to v2 by 2. Similar relation for the acceleration, हम लोग लिखेंगे a1 equal to a2 plus 0 divided by 2, that is a2 by 2. ये रिलेशन आएगा। ओके, अब एक सिचुएशन जो अभी हम लोगों ने लर्न की है विद सिचुएशन, उसके बेस एक इलस्ट्रेशन या हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक नंबर 1 स्ट्रिंग फर्स्ट से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग फर्स्ट का जो एंड है इस पुली, मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। एक दूसरी स्ट्रिंग ये फिक्स एंड है और दूसरी स्ट्रिंग पास हो रही है मूवेबल पुली से और ये एक दूसरी मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। और फाइनली आप देख सकते हो थर्ड स्ट्रिंग जिसका एक एंड फिक्स है यहाँ पे, ये पास हो रही है मूवेबल पुली से और ब्लॉक 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बिटवीन द A1 और A2 मालूम करने हैं। ओके, ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखें ये मूवेबल पुली और ये मूवेबल पुली, हमारे पास 2 मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स पुली है। यहाँ पे A1 एक्सलेशन है, तो हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं इस पुली के सेंटर, मूवेबल पुली के सेंटर का भी एक्सलेशन A1 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग अगर इतने पार्ट को कंसीडर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है वो नीचे की तरफ जाएगा A1 एक्सलेशन से, और इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है, तो इसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और ये जो हमारे पास पुली है, मूवेबल पुली है, इसको एज्यूम कर लिया कि इसका एक्सलेशन हमारे पास b है, राइट। अब हम लोग इसको कंसीडर करें, ये मूवेबल पुली है, ये पुली का सेंटर है जो मूव कर रहा है A1 एक्सलेशन से, और यहाँ पे एक्सलेशन है 0 और इस पॉइंट का एक्सलेशन है b। तो हमें मालूम है द एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली इज द एवरेज ऑफ एक्सलेशन ऑफ द बोथ एंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, दैट इज b बाई 2, राइट। रीअरेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2A1। अब इस वाले पुली को कंसीडर करिए, केवल इतने पार्ट को। हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्सलेशन मालूम हो गया है इस पॉइंट का, दैट इज b। इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग का पार्ट एक ये फिक्स है, तो इसका एक्सलेशन 0 और इस पॉइंट का एक्सलेशन है A2। तो अब इसको कंसीडर करें, तो एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली इज एवरेज ऑफ एक्सलेशन ऑफ द बोथ हैंड, दैट मीन्स दिस इज b। So we will write b is equal to 0 plus a2 divided by 2, that is a2 by 2। रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा a2 is equal to 2b, राइट, या 2a1 is equal to b and this is equal to a2 by 2। अब यहाँ पे चलते हैं, फाइनली देखते हैं, हमारे पास ये रिलेशन आ गया है 2a1 equal to a2 by 2, दैट मीन्स a2 is equal to 4 times A1। तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा A2 is equal to 4 times A1। तो ये A1 और A2 के रिलेशन होंगे। ओके, डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.